दोस्तों, आपने कहानी का भाग 1 व भाग 2 सुना। अब मैं आपको कहानी का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। यहाँ वेद और मनन घन घर पहुँच गए। वेद ने काका को फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। मनन सोफे पर सर टिकाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों में सिर्फ कुसुम का चेहरा ही उसे दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। वेद ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया और अपने कमरे में आ गया। वेद कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। रात भर की थकान की वजह से उसे नींद आ गई। मनन ने भी आंखें खोली और देखा कि वेद वहां नहीं है। वो उसके कमरे की तरफ गया और वहां उसने देखा कि वेद किसी मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा है। मनन को जैसे उसको देख के सुकून सा मिला। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अचानक उसको फ़ोन आया। मनन की कुछ देर कॉल पे बात हुई, फिर वो अपने कमरे में चला गया। उसने अपना बैग खोला और कुछ पेपर्स निकाले और बाहर गाड़ी में बैठ के अपने आदमियों के साथ निकल गया। यहाँ सेठ गोपाल दास रमेश जी के घर पहुंचे। उन्होंने डोर बेल बजाई और दरवाज़ा खुला तो दीपा जी सामने थीं। दीपा जी उनको देख के, अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए। सेठ घर में आया और सोफे पे बैठ गया। रमेश जी भी अपने कमरे से आए और सेठ को देखकर मुस्कुराने लगे। रमेश जी मुस्कुराते हुए, अरे सेठ जी, आप यहाँ, मतलब कुछ काम था क्या? बताइए कैसे आना हुआ? सेठ जी, बरखुरदार, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम आए क्यों नहीं? सुबह सुबह तो कह रहे थे कि पैसों की ज़रूरत है और 10 बजे तो आए ही नहीं। रमेश जी खुशी से, सेठ जी, अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। सेठ गोपाल दास जी हैरानी से, क्यों भाई, सुबह तो तुम कह रहे थे, अब क्या हुआ? रमेश जी, सेठ गोपाल दास जी, जिस काम के लिए चाहिए थे वो काम पूरा हो गया, इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। सेठ गोपाल दास जी, ऐसा क्या काम था जिसके लिए तुम सुबह सुबह मेरे घर आए और अभी वो बिना पैसों के पूरा हो गया? दीपा जी कुछ बोलने को हुई तो रमेश जी बोल पड़े, वो हमने किसी रिश्तेदार से पैसे लेके चुका दिए, तो आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेठ गोपाल दास जी हंसकर, ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, तुम्हारी समस्या हल हो गई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? लेकिन बरखुरदार, मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं वहाँ तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ करने में लगा था। रमेश जी, माफ़ करना सेठ गोपाल दास जी, इन सब चक्करों में आपको बताना मेरे दिमाग से निकल ही गया। सेठ गोपाल दास जी, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या का निवारण हो गया ना, तो बस अब खुश हो जाओ। वैसे पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए थे तुम्हें? रमेश जी अटक गए। उन्होंने दीपा जी की ओर देखा, फिर बोले, वो बस मेरे एक दोस्त हैं, उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो बस उनको देने थे। सेठ गोपाल दास जी, अरे वाह, दोस्ती हो तो तुम्हारे जैसी। दोस्त की समस्या खुद की समस्या बना ली। भाई वाह। रमेश जी फीकी तरह से मुस्कुराते हुए, जी सेठ गोपाल दास जी, वैसे बताइए क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, ठंडा, गरम? सेठ गोपाल दास जी, हम तो चाय लेंगे, वो भी बढ़िया वाली। दीपा जी, जी हम अभी लेकर आते हैं। गरिमा भी वहां आ गई और सोफे पे बैठ गई। सेठ गोपाल दास जी गरिमा से, कैसी हो बिटिया? गरिमा उन्हें इग्नोर करते हुए, ठीक हूँ। सेठ गोपाल दास जी, भाई एक बात कहनी थी। हमारे ध्यान में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है और खानदान भी बहुत ऊंचा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ध्यान में कोई लड़की हो तो बताइएगा। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उस परिवार से। गरिमा इतना सुनते ही गुस्से से लाल हो गई। गरिमा उनकी बात बीच में काट काट के बोली, सेठ गोपाल दास जी,
आपको कुछ काम नहीं है क्या? इसका रिश्ता यहाँ कराना, उसका रिश्ता वहाँ कराना। मतलब आपकी ज़िंदगी का यही टारगेट रह गया है क्या कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करो? रमेश जी गरिमा को गुस्से में देखे और उस पर चिल्ला पड़े। गरिमा, इस तरह से बात करते हैं अपने से बड़ों के साथ? कुछ लिहाज बिहाज है तुम्हें या नहीं? रमेश जी की आवाज़ सुनकर दीपा जी भी वहां आ गईं। दीपा जी रमेश जी से, क्या हुआ जी? क्या किया गरिमा ने? रमेश जी गुस्से में, अपनी बेटी को समझाइए जरा, इसे बड़ों से बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। दीपा जी गरिमा की तरफ गुस्से से देखने लगीं और गरिमा सेठ जी को ही घूरे जा रही थी। रमेश जी, गरिमा, माफी मांगो सेठ गोपाल दास जी से। गरिमा ने सिर्फ बेरुखी से सेठ गोपाल दास जी को सॉरी बोल दिया। कुसुम भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी। दीपा जी भी गरिमा के साथ कमरे की तरफ बढ़ गईं। सामने कुसुम को देख के दीपा जी ने कुसुम को चाय बनाने के लिए कह दिया। कुसुम किचन में चली गई। रमेश जी नरम लहजे में, माफ़ करना सेठ गोपाल दास जी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सेठ गोपाल दास जी, किस किस से माफ़ी मांगोगे? औलाद जब हाथ से निकल जाती है ना, तब किसी से माफ़ी मांगना भी आम बात हो जाती है। रमेश जी, मैं जानता हूँ, गरिमा को मैं समझाऊंगा, बस मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तब तक कुसुम चाय ले आई और टेबल पर रख दी। सेठ गोपाल दास जी, अरे कोई बात नहीं बरखुरदार, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं कुसुम की बात कर रहा था, गरिमा की नहीं। रमेश जी कुसुम की तरफ देख के, सेठ गोपाल दास जी, अभी इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो अभी तो हम इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते। सेठ गोपाल दास जी चाय पीते हुए, अरे कोई बात नहीं, जब तुम्हें लगे तो मुझे बता देना, मैं हमेशा हाजिर हूँ। सेठ गोपाल दास जी उठ के खड़े हुए। रमेश जी ने उनको शुक्रिया बोला। सेठ गोपाल दास जी दरवाजे तक आए और पीछे मुड़कर रमेश जी से कहा, एक बात कहूँ रमेश? रमेश जी, जी कहिए ना। सेठ गोपाल दास जी, गरिमा के स्वभाव को हल्के में मत लेना। तुम लोग उसका ये रवैया सहन कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, पर अगर कल को उसके रिश्ते की बात आई तो उसका यह स्वभाव उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। लड़की बड़ी हो गई है, उसको थोड़ा ढंग से पेश आना सिखाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। रमेश जी ने बस फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया और सेठ गोपाल दास जी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद रमेश जी गरिमा को लेकर गहरी सोच में पड़ गए। मनन ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया। उसके पीछे शिवम, अमित, सोनू और राजू भी उतरे। वो अपने गॉगल्स उतारकर उस कंपनी को देखने लगा। वो कंपनी उसकी ही थी, डायमंड कंपनी, जो मनन और वेद के नाम थी। उस कंपनी को खोले हुए तकरीबन 7 साल हो चुके थे। हर तरीके के हीरे का स्टॉक रखना और उसे बड़े पैमाने पर सप्लाई करना, ये उस कंपनी का काम था। इन सालों में मनन ने जो कुछ भी कमाया था, वो उस कंपनी का बड़ा सा हिस्सा था। मनन गॉगल पहन के अंदर आ गया, उसके पीछे सब आ गए। मनन ने ऑफिस में कदम रखा, वहां पर हर एक शख्स बुत बनकर खड़ा हो गया। सबने अपनी नजरें नीचे कर लीं। मनन आगे बढ़ा और वहां के प्यून से पूछा, गौरी कहाँ है? प्यून साहब, वो अपने कैबिन में है। मनन, उसे कहो मेरे कैबिन में आए। प्यून हाँ में सर हिलाकर गौरी को बुलाने चला गया। प्यून गौरी के कैबिन में आया और उसे बताया कि मनन साहब आए हैं। गौरी जो कुछ काम कर रही थी, उस सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। गौरी अपने कैबिन से निकलकर मनन के कैबिन में पहुंची। सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जब गौरी ने सब लोगों की तरफ देखा तो उसने इशारे से सबको अपना काम करने के लिए कहा। गौरी डोर खोल के, मे आई कम इन सर?
मनन गौरी उसे मुंह खोल के देखे जा रही थी और मनन अपनी आंखें बंद करके सीट से सिर टिका के बैठा था। मनन बिना आंखें खोले, मुझे ताड़ना हो गया हो तो काम की बात करो कुछ। गौरी हड़बड़ाकर, हाँ हाँ सर, अभी करती हूँ काम की बात। मनन ने फाइल मंगवाई और गौरी ने फाइल टेबल पर रख दी और बोली, सर ये स्टॉक की फाइल है, इसमें 2 मंथ में जितना भी ऑर्डर आया था उसकी सारी डिटेल्स हैं। मनन ने आंखें खोली और उस फाइल को देखने लगा। मनन, और अभी का ऑर्डर का क्या हुआ? गौरी, सर वो मिस्टर मंथन कल दोपहर को आएंगे यहाँ। वो एक बार डायमंड देखना चाहते हैं, तभी उनका ऑर्डर फिक्स किया जाएगा। मनन, ठीक है, वो कभी भी आ जाते हैं, उनको बोलो दोपहर को ही आएं, सुबह सुबह मेरे सर पे ना बैठें। गौरी मुस्कुराकर, जी सर। आपके लिए कुछ लेकर आऊं सर? मनन, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। गौरी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वो बस मनन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मनन ने देखा कि वो अभी तक नहीं गई तो उठ के उसके पास आया। ये देख के गौरी हड़बड़ा गई। वो बस एकटक उसको देखती रही। मनन उसके करीब आते हुए, क्या देख रही हो? गौरी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। जब मनन को कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पूछा, तो गौरी ने जवाब दिया, वो वो सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। इतना कहते ही वो शर्मा गई। मनन मुस्कुरा के, ओह रियली, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम कहो तो अपनी फोटो फ्रेम बना लूं। गौरी के चेहरे पर मुस्कान जैसे गायब ही हो गई। मनन उसके करीब आने लगा और वो पीछे की तरफ जाने लगी। मनन मुस्कुराते हुए, एक बड़ी सी फोटो रख ही लो तुम। सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, यहाँ तक कि बाथरूम में जाते हुए भी मेरी फोटो साथ में लेके चला करो, या हर जगह मेरी फोटो चिपका दो। कैसा है आइडिया? व्हाट से? चाहो तो पैसे मुझसे ले लो। मनन के चेहरे की मुस्कान अब गुस्से में बदलने लगी। गौरी की हालत खराब हो गई। वो सिर्फ सॉरी बोल के वहां से तुरंत भाग गई। मनन ने ये देखा कि अपना सर झटक दिया। मनन अपनी जगह वापस सर पकड़ के बैठ गया। कुछ देर में वेद की कॉल आई और उसने उठाया तो सामने से वेद गालियां दे रहा था। मनन, अरे पागल इंसान, बताएगा कि क्या हुआ या गालियां ही बकता जाएगा? वेद सामने से जोर जोर से चिल्लाते हुए, तू कहाँ है? अभी बोल मुझे, बिना बताए चला गया। मनन सर पकड़ते हुए, अपने ही ऑफिस में हूँ और कहाँ होऊंगा। वेद, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। बैल बुद्धि, तुझे पता है ना तूने कितनी बड़ी गलती की। मनन, इसमें क्या गलती हो गई? वेद झल्लाते हुए, अबे मेरा इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया और बोल रहा है कि क्या गलती हुई। मनन कंफ्यूज होकर, कौन सा रिकॉर्ड टूटा है तेरा? वेद को अभी एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। वेद बात को पलटते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, रहने दे, बता कब आएगा? मनन ने सख्ती से पूछा, पहले बता कौन सा रिकॉर्ड? वेद, अरे कुछ नहीं यार, तू मुझे बहुत डांटेगा। मनन, नहीं डांटूंगा, बोल अब। वेद, पक्का? मनन झल्लाते हुए, बोल ना, नहीं डांटूंगा पक्का। वेद बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, वो मैं ना, सुबह या मैं जब भी सोता था ना तो तू मेरे पास होता था, तो मैं हमेशा तुझसे जल्दी उठ जाता था। तो तुझे सोता हुआ देख के तो मेरी मैं तेरी किस्सी ले लेता था। मनन को तो ये सुनकर ही अजीब सा लगने लगा। मनन गुस्से से, अबे कमीने, तू ये सब करता है मेरे साथ? तू क्या मुझे लड़की समझता है? बेअकल इंसान, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक, तू घर पे आ रहा हूँ। अब हॉट वाली किस्सी लेना बेटा मुझसे, हमेशा याद रखेगा। इतना बोलते ही मनन ने फोन काटा
और ऑफिस से निकलकर घर की तरफ गाड़ी घुमा दी। यहाँ वेद उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ रमेश जी और दीपा जी हॉल में बैठ के बात कर रहे थे। दीपा जी, रमेश जी, हमें मंदिर जाना चाहिए। आज हमारी सारी समस्या दूर हो गई और गरिमा को भी हम पंडित जी से मिलवा देंगे। आखिर उसे सद्बुद्धि की सख्त जरूरत है। रमेश जी, आप सही कह रही हैं दीपा जी। इसी बहाने थोड़ा बहुत मन को शांति मिल जाएगी। सुबह से इसी के टेंशन में घूमे जा रहे हैं। दीपा जी, मैं तैयार होकर आती हूँ और गरिमा को भी बोल देती हूँ। रमेश जी, मैं भी तैयार होके आता हूँ। रमेश जी कमरे में चले आए और दीपा जी गरिमा के कमरे में आ गईं। दीपा जी गरिमा से, तैयार हो जाओ बेटा, मंदिर जाना है हमें। गरिमा मुंह बनाते हुए, माँ मुझे कोई मंदिर वंदिर नहीं जाना, आप जाकर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। दीपा जी सख्ती से, गरिमा आजकल बहुत ज़्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो तुम। मंदिर जाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा काम कर रही हो तुम? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। और ज़्यादा नखरे नहीं, ठीक है? दीपा जी ये बोलकर अपने कमरे में आ गईं। गरिमा बुरा सा मुंह बनाकर तैयार होने लगी। सब हॉल में आए और रमेश जी ने चलने को कहा। दीपा जी ने उन्हें रोक लिया और गरिमा को पूछा, वो लड़की कहाँ है? गरिमा, मुझे क्या पता, होगी किसी कोने में। दीपा जी, जा उससे कह कि हम मंदिर जा रहे हैं तो घर का ख्याल रखे और घर की सफाई करके रखे। गरिमा उसे बोलने उसके कमरे में गई। गरिमा कुसुम से, हम मंदिर जा रहे हैं, घर की सफाई कर देना, और हाँ, मेरे कमरे में भी बहुत कुछ डस्ट फैला हुआ है तो जरा अच्छे से साफ करना। कुसुम ने जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। गरिमा, रमेश जी और दीपा जी तीनों मंदिर जाने के लिए निकल गए और कुसुम यहाँ घर की साफ सफाई में जुट गई। मनन रास्ते में गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। वो घर पहुंचा और वेद के कमरे की तरफ दौड़ा। वेद टीवी पे कार्टून देखे जा रहा था। मनन कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा, उस पर चढ़ के मारने लगा। मनन गुस्से में, साले हरामी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तू इतने सालों से यही करता आया है मेरे साथ, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनन उसको मारे जा रहा था। वेद सिर्फ उसकी बातों पे हंस रहा था। वेद हंसते हुए, अबे मार डालेगा क्या मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? चुम्मा ही तो लिया है तेरा। तू तो ऐसे ही भड़क रहा है जैसे मैंने तेरी जायदाद ले ली हो। मनन ने उसको छोड़ दिया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। वेद का हंसना अभी भी जारी था। मनन उसको घूर के, ऐसी वाहियात हरकत आज के बाद ना करियो, बता रहा हूँ। वो वेद, ओहो, ये वाहियात है? एक बात बता, अगर तेरी बीवी तुझे किस करेगी तो क्या तू फिर भी इस हरकत को वाहियात कहेगा? ये सुनकर मनन को कुसुम का चेहरा सामने आ गया और वो उस पल में चला गया जिस पल में कुसुम उसके साथ थी। वेद उसके आगे हाथ हिलाते हुए, ओ मिस्टर मजनू, अपने ख्याली पुलाव से बाहर आइए। कुसुम जी के बारे में सोचना बंद कीजिए। जब वो आ जाएंगी तब देख लेना उसे, जाएगी तब देख लेना उसे। दीपक मनन मुस्कुराते हुए, हाँ यार, अब उसका ही इंतजार है, पता नहीं कब आएगी। वेद हंसते हुए, अरे आ जाएगी मेरा बच्चा। एक बात बता, तू रात भर जागा, फिर भी तुझे अभी तक नींद नहीं आ रही? मनन मुस्कुराते हुए, अब कहाँ नींद आएगी यार, जब से उसे देखा है तब से उसके ही तो बारे में सोच रहा हूँ। वेद हंसते हुए, भाई सुन मेरी बात, मुझे ये प्यार नाम की चिड़िया के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुझे देख के पक्का कह सकता हूँ कि तू मनन दुबे से सीधा मजनू दुबे हो गया है। ये बोलकर वेद जोर जोर से हंसने लगा और मनन उसे घूरे जा रहा था। मनन झूठा गुस्सा दिखाते हुए, चल अब मुझे सोने दे, बत्ती सी दिखाना बंद कर। वेद,
अभी तो तू कह रहा था कि अब तुझे नींद कहाँ आएगी। मनन, देख भाई, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है। अब तू जा यहाँ से। वेद परेशान करने के मूड से। ओ अच्छा, तू इंसान है। मैं तो तुझे दो पैरों वाला गधा समझता था। अच्छा हुआ तूने बता दिया। मनन का गुस्सा अब फट पड़ा। उसने दो पिलो उठाए और वेद को उससे मारने लगा। मनन मारे ही जा रहा था और वेद कभी यहाँ तो कभी वहाँ कूदे जा रहा था। जब मनन का मारना नहीं थमा तो वेद तुरंत उसके कमरे से निकल गया और मनन ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। मनन अंदर से, अब मुझे परेशान किया ना, तो तेरे भेजे में 6 की 6 गोली डाल दूंगा। जा यहाँ से, सोने दे मुझे। वेद दरवाजे में धीरे से, ओके मेरी लैला। वेद वहां से हंसते हुए नीचे आ गया। मनन ने अपनी शर्ट उतारी और ऐसे ही बिना कपड़ों के बेड पर लेट गया और कुसुम के बारे में सोचने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा तो उसमें 3:30 हो रहे थे। वो बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। इसी बीच उसे गहरी नींद आ गई। वेद नीचे आ गया और बाहर गार्डन की तरफ चला गया। वहां स्विमिंग पूल को देख के उसने अपने कपड़े उतारे और पूल में छलांग मार दी। वहां पे तैरते हुए वाटर बॉट पूल चेयर पे बैठ गया। यहाँ रमेश जी, दीपा जी और गरिमा मंदिर होके आ गए और अपने अपने कमरे में चले गए। देखते ही देखते शाम हो गई। कुसुम अपने कमरे में बैठ के कोई किताब पढ़ रही थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। उसने वो किताब छुपा दी। कमरे में दीपा जी आईं और बोली, क्या कर रही है कब से? जल्दी से तैयार हो जा, साहब के घर जाके खाना बनाया। उसने हाँ में सर हिला दिया। वो तैयार होके बाहर आ गई और बाहर जाने को हुई तभी दीपा जी की आवाज़ आई, रुक लड़की, अब ध्यान से सुन मेरी बात। तू वहाँ सिर्फ खाना बनाने जा रही है, ये याद रखना। गुलछर्रे मत उड़ाना। वहाँ सिर्फ मर्द हैं, उनके बीच ये अपना खूबसूरत चेहरा ढक के रखना, वरना पता है ना क्या हुआ था पहले। कहीं इस बार भी वैसा ही ना हो जाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ अपनी जबान बंद रखती है वैसे ही वहाँ भी जबान बंद ही रखना। आई बात समझ में? कुसुम की आंखें नम होती चली गईं। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। दीपा जी, चल अब जा। रमेश जी, ये पैसे हैं कुछ, यहाँ से रिक्शा कर ले। दीपा जी सख्ती से, कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पैर सलामत हैं अभी, चली जाएगी पैदल। रमेश जी, पर भगवान, यहाँ से साहब का घर बहुत ही दूर है, इसे देर हो जाएगी। दीपा जी, कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है इस पे पैसे खर्च करने की। अरे जान लड़की, मुंह क्या देख रही है, कब जाएगी? कुसुम वहां से चली गई और मनन के घर की तरफ चल पड़ी। कुसुम सिर्फ खाली आंखों से रास्ते को देखे जा रही थी, जैसे उसे आसपास की खबर ही ना हो। वैसे भी क्या जिंदगी थी उसकी। ना तो उसके पास कोई अपना था, ना ही उसके पास कोई ऐसा जो उसका दर्द बांट सके। जो अपने थे वो जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। माँ बाप के बिना जिंदगी कितनी दर्दनाक हो जाती है, ये उससे अच्छा कोई नहीं जानता था। दर्द हद से ज़्यादा हो जाता है तो आंखों से आंसू अपने आप ही बहने बंद हो जाते हैं। उसके दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कितना सहन किया उसने इन 2 सालों में। पूरी जिंदगी का सबक छोटी सी उम्र में ही मिल गया। वो तो बस जिंदा लाश की तरह थी। उसके चाचा चाची जो सगे होकर भी अपना फर्ज अदा नहीं कर पाए। उनको पता था कि कुसुम के साथ वहां पर कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने उसे जाने से रोका तक नहीं, ना उसकी जरा सी फिक्र की। वो अब उनके सर पे एक पत्थर की तरह हो गई थी, जिसको वो लोग हटाना चाहते थे। वेद ने सही कहा था कि अपना खून अपना ही होता है।
उसमें हर किसी की जान बसती है, पराये खून को कौन अपनाता है। कुसुम को सब पता था कि उसके चाचा चाची अपने फायदे के लिए उसको भी नीलामी पे खड़ा कर सकते हैं, और आखिर उसकी नीलामी हो ही गई। कर्जा माफ हो सके इसलिए उन्होंने उसे वहां भेज दिया। जिस दौर से वो पहले भी गुजर चुकी है, उसकी खाली आंखें सब बयान कर रही थीं कि उसे अब इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसे अब डर लगता है। वो निडर होके खाली आंखों से रास्ते को देखे जा रही थी, जहां उसकी आने वाली मंजिल थी। अब चाहे वो आने वाले कल की हो या वर्तमान की, ये तो उसकी किस्मत तय करेगी। यहाँ वेद हॉल में बैठे अपने आदमियों से कुछ बातें कर रहा था। कुसुम वहाँ बाहर गेट पे पहुँच गई। उसने अंदर आने को कदम बढ़ाए, तभी वहाँ के वॉचमैन ने उसे रोक लिया। उसने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम कुसुम बताया। वॉचमैन ने गेट झट से खोल दिया और उसे इस तरह से रोकने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। कुसुम उसकी तरफ ध्यान ना देके अंदर चली आई। अंदर वहां आके उसने सब पे नजर डाली तो वहां बहुत सारे आदमी थे। उनमें से राजू की नजर कुसुम पे पड़ी, जो पूरे घर को देख रही थी। राजू वेद से, भाई वो लड़की आ गई। वेद दरवाजे की ओर देख के, अरे कुसुम जी आ गई। वेद उठकर खड़ा हुआ और कुसुम की तरफ आया। कुसुम अभी भी वहीं खड़ी थी। वेद कुसुम से, कुसुम जी आप आ गईं, आपका ही इंतजार था। आइए, बताइए क्या लेंगी आप। कुसुम ने ना में सिर हिला दिया। सोनू वेद से, भाई बहुत भूख लग रही है। कुसुम ने सुना तो वो सामने बने किचन में चली गई। वेद भी उसको जाते हुए देखने लगा। वेद सोनू के पेट पे गुस्से से घूंसा मारते हुए, अबे पेटू, तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? उनको बैठने तो देता, डफर कहीं का। जब देखो खाने की बातें करता रहता है। वेद गुस्से से मनन को उठाने चला गया और सोनू वहीं पेट पकड़ के बैठ गया। वेद कमरे में आया तो देखा मनन बेड पे पेट के बल घोड़े बेच के सो रहा था। वेद उसके ऊपर बैठ के उसके कान के पास आया। वेद, बेटा मनन। मनन ने कुछ जवाब नहीं दिया। वेद उसके पीठ पे ठीक उसी तरह सो गया जैसे मनन सोया था। वेद, बेटा मनन, उठ जाना बच्चा, कितना टाइम हो गया सो ही रहा है। मनन नींद में, जाना यार क्यों परेशान कर रहा है। वेद, अरे बेटा शाम के 6:30 बज रहे हैं, तुम्हें याद नहीं कौन आने वाला था। मनन पिलो से अपना मुंह छुपाते हुए, तेरी बारात आ रही है तो मुझे नहीं आना तेरी शादी में, और ना ही उठूंगा, अब जा यहाँ से। वेद उसके कान में धीरे से, परी जी आई हैं। मनन कान पे हाथ रख के, कौन कौन? कुसुम यार। वेद झल्लाते हुए, पागल इंसान उठ जा, कुसुम जी आई हैं। कुसुम का नाम सुनते ही मनन उठकर खड़ा हो गया। वेद जो मनन के पीठ पे लेटा था, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मनन हड़बड़ा के, कहाँ है कुसुम? वेद अपनी कमर को सहलाते हुए, मार डाला रे मार डाला इस कमीने दोस्त ने। मनन सिर्फ वेद को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वेद झल्लाते हुए, अबे बैल बुद्धि, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्या मैं तेरी पीठ पे लेटा हुआ था? इतनी जोर जोर से कौन उठता है पागल इंसान। मनन उसकी बात पर ध्यान ना देके सीधा नीचे आने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वेद अपनी कमर सहलाते उसको पीछे से गालियां देकर रोक रहा था। मनन को इस तरह देख के उनके आदमी भी हैरान हो गए। मनन सीधा किचन में गया। वहां उसने देखा कुसुम सब्जियां काट रही थी। कुसुम की पीठ दीपक की तरफ थी और पूरे चेहरे पर दुपट्टा होने के कारण उसका चेहरा देखना नामुमकिन सा था। मनन में मनन कुसुम की तरफ बढ़ गया।
जैसे ही उसने कुसुम के कंधे को छूना चाहा, वेद ने पीछे से आके उसके मुंह पे हाथ रख दिया और उसको खींच के बाहर ले आया। मनन खुद को छुड़ाकर, अबे छोड़ मुझे, क्या कर रहा है यार तू? इतनी जोर से कौन मुंह दबाता है, गधेड़ा इंसान। वेद उसे थप्पड़ मार के, अबे जरा नींद से जाग जा और खुद को देख जरा। मनन खुद को देखते हुए, क्या देखूं, क्या हुआ है, ठीक तो हूं मैं। वेद झल्लाते हुए, ओहो, अच्छा, किस एंगल से ठीक है तू? तेरी शर्ट कहाँ है, बता। मनन को याद आया कि उसने शर्ट सोने के टाइम ही निकाल दी थी। वेद उसे घूर के देखे जा रहा था। वेद उसे घूरते हुए, बेटा अगर ऐसे ही तू कुसुम जी के सामने आ जाता ना, तो पक्का वो गलत ही समझती तुझे। फिर तेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने के पहले ही उसका दी एंड हो जाता। मनन, अरे तो मैं रोज ऐसे ही तो रहता हूँ ना, तब तो तू कुछ नहीं कहता, आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुझे? वेद ने ये सुन के अपना सिर पीट लिया। वेद गुस्से से, अबे गंवार, किसी भी लड़की के सामने ऐसे नंगा पुंगा जाएगा तो वो क्या तेरी आरती उतारेगी? वो गलत ही समझेगी ना। शिवम, हाँ भाई, वेद भाई सही कह रहे हैं। अगर आप उनके सामने ऐसे जाओगे उन्हें लगेगा कि आप उनका फायदा उठाना चाहते हो और आपने इसीलिए उन्हें यहाँ बुलाया है। मनन को समझ आ गया कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मनन वेद से, तू सही कह रहा है यार, अच्छा हुआ तूने संभाल लिया, वरना आज तो कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। वेद, इसीलिए कहता हूँ बादाम खाया कर, इतना बड़ा हो चुका है पर अकल रत्ती भर भी नहीं है तुझ में। मनन मुंह बनाते हुए, ऐसा मत बोल यार, अपने दोस्त को कोई ऐसा बोलता है? वेद, दोस्त है तू, भाई तू दोस्त नहीं, पिछले जन्म का किया हुआ दोष है। मनन झल्लाते हुए, बस कर यार, सुना सुना के ही मारेगा क्या? देख तेरे चक्कर में कितना टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं अभी शर्ट पहन कर आता हूँ और फिर कुसुम से बात करता हूँ। मनन ये कहकर कमरे की तरफ ऐसे भागा जैसे उसके पीछे जंगली कुत्ता पड़ा हो। वेद ने मनन को देख के सर पकड़ लिया। मनन अपने कमरे में आया और अलमारी में अच्छी सी शर्ट देखने लग गया। उसको याद आया कि आज सुबह कुसुम ने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी थी, तो वो ब्राउन कलर की शर्ट ढूंढने लगा। आखिर उसे वो शर्ट मिल ही गई। उसने शर्ट पहनी और नीचे आ गया। तब तक वेद सिर्फ अकेले बैठे कुछ सोच रहा था। मनन उसके पास आके, चल मैं आता हूँ उससे बात करके, ओके, तू यहीं रुक। वेद, रुक भाई। मनन, क्या हुआ? वेद, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता यार। मनन, क्या ठीक नहीं लग रहा तुझे? वेद, तू बैठ यहाँ। वेद मनन को अपने पास बिठाया और उससे थोड़ा गंभीरता से कहता है, देख भाई, ये लड़की मुझे कुछ सही नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है यार। मनन, क्या बोल रहा है तू? क्या सही नहीं लगता तुझे? और ये लड़की किसको बोल रहा है? नाम भी है उसका, और इज्जत से नाम ले। वेद, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुसुम जी सही नहीं है। मतलब वो किसी के साथ भी बात नहीं करती। अभी रॉकी उनसे बात करने गया था तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया किसी बात का। मनन, तो क्या हुआ, नहीं दिया तो नहीं दिया। वेद सर पकड़ते हुए, अरे पागल इंसान, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है कि कुसुम जी बोल नहीं सकती या फिर सुन नहीं सकती, इसीलिए किसी से बात नहीं करती। शायद वो गूंगी हो। इतना बोलते ही वेद मनन से थोड़ा पीछे हट गया। मनन ये सुनते ही किसी सोच में पड़ गया। वेद उसको धीरे से, सॉरी भाई, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, पर तू क्या सोच रहा है अभी? मनन गहरी सोच में, तुझे क्या लगता है
मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं। वेद, देख भाई, अगर तेरा दिमाग इस बात में साथ नहीं दे रहा है तू तू कुसुम जी के बारे में सोचना बंद कर दे। अगर तेरा दिमाग और दिल दोनों साथ दे रहे हैं तो इस बारे में अभी उठ और बात कर उनसे। मनन मुस्कुराकर किचन में काम करती हुई कुसुम को देख के, सही कह रहा है तू। तुझे पता है, जब सुबह मैंने उसे देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे ही दिल की धड़कनें मुझे सुनाई दे रही थीं। लगा जैसे मुझे करंट ही लग गया हो। मैंने उसके चेहरे को नहीं, उसकी आंखों को देखा, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अनकही हैं, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। दिल ने जैसे सुकून सा पा लिया उसे देख के। मैंने भी देखा कि उसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, ना उसे मैंने किसी से बात करते हुए देखा। पर सुबह से इस बात के बारे में सोचा ही नहीं मैंने। अब तूने कहा कि वो बोल नहीं सकती, फिर भी उसे देख के ये मुस्कुराहट कम क्यों नहीं हो रही है? ये धड़कनें वैसी ही तेज क्यों हैं? दिल को सुकून सा क्यों मिल रहा है? इस बात का जवाब दे। वेद, तू बता भाई। मनन मुस्कुराकर, क्योंकि ये प्यार है। मुझे नहीं पता इस प्यार के बारे में, मैंने कभी इसको महसूस नहीं किया, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ, प्यार वो है जो सूरत से नहीं, उसकी सीरत से प्यार करे, जो उसकी कमियों से नहीं, उसकी अच्छाइयों से प्यार करे, जो उसकी खूबसूरती से नहीं, उसकी रूह से प्यार करे, जो जिस्म से नहीं, उसके दिल से प्यार करे। और मेरे प्यार में कोई छलावा नहीं है, ना ही कोई स्वार्थ है। मैं उसकी कमियों से प्यार करूँगा। अगर मैंने उसके बोलने या ना बोलने पर उस पे तरस खा के अपना लिया, तो ये प्यार नहीं वेद, समझौता है। और मेरा प्यार पाक है, इसमें किसी भी समझौते की ज़रूरत नहीं है। वेद ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और उनके बाकी सारे आदमी जोर जोर से तालियां बजाने लगे, जैसे मनन ने कोई अवार्ड जीत लिया हो। कुसुम ने जब ये देखा तो मनन उसकी तरफ ही देख के मुस्कुराए जा रहा था। ये देख कुसुम अपना काम करने लग गई। वेद मुस्कुराकर, जियो मेरे लाल पीले हरे नीले, मुझे तुझ पे आज गर्व हो रहा है। मतलब तूने तो प्यार के बारे में पूरी कथा ही सुना दी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू कभी किसी के चेहरे से नहीं, उसके दिल से ही प्यार करेगा। मनन ये सुनकर मुस्कुरा दिया। कुसुम ने खाना तैयार करके रख दिया और अपने हाथ धोने लगी। मनन हॉल से सीधा किचन में आ गया। उसने फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकालकर उसे पीने लगा। कुसुम पीछे मुड़कर देखी तो मनन उसे ही देख रहा था। कुसुम अपना काम करने लगी और मनन उसकी तरफ बढ़ गया। उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। कुसुम थोड़ा डर गई उसको इतने करीब देखकर। कुसुम उसे सिर्फ हैरानी से देख रही थी और मनन ये सोच रहा था कि वो उससे कैसे बात करे। उसने इशारे से उसे कुछ कहने की कोशिश की, जैसे मनन कह रहा हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कुसुम को कुछ समझ नहीं आया, वो बस उसको सवालिया नज़र से देखे जा रही थी। तभी वहां वेद आ गया। मनन की हरकतें देख के वेद ने भी इशारे करना शुरू कर दिया, जैसे वो कह रहा हो कि मनन आपसे कुछ बात करना चाहता है। जब कुसुम उनकी हरकतों से थक गई तो वो अचानक से बोल पड़ी। कुसुम धीरे से, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप साहब? मनन को जैसे झटका ही लगा कुसुम की आवाज़ सुन के। उसने वेद की तरफ गुस्से से देखा तो वेद उससे थोड़ा दूर खिसक गया और दूसरी तरफ देखने लगा और वहां से बिना कुछ बोले चला गया। मनन सिर्फ कुसुम की तरफ हैरान होके देख रहा था। जब कुसुम ने देखा कि मनन एक जैसे ही उसको देखे जा रहा है तो वो वहां से खाना लेके चली गई। मनन सिर्फ उसको देखता रहा जब तक वो वापस ना आ गई। मनन के दिल को जैसे सुकून मिल गया कुसुम की आवाज़ सुनकर। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई।
कुसुम फिर से किचन में आई और देखा कि मनन अभी तक नहीं गया, तो वो उसकी तरफ ध्यान न दे के अपना काम करने लगी। मनन उसकी तरफ बढ़ के, कुसुम कुछ बात करनी है तुमसे। कुसुम ने उसकी तरफ बिना देखे हाँ में सर हिला दिया। वो जाने लगी तो मनन ने उसके सर का दुपट्टा पकड़ा और उसके कंधे पर डाल दिया। मनन मुस्कुराकर, ऐसे खुद का चेहरा छुपाना नहीं चाहिए कभी भी। और वैसे भी यहाँ धूप नहीं लगती, ना ही गर्मी होती है। हर जगह एसी फिक्स है, तो दुपट्टा मत ओढ़ा करो। कुसुम ने ये सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लीं। शायद वो मनन की आंखें पड़ चुकी थी, पर उसे थोड़ी बहुत गलतफहमियां भी हो चुकी थी। मनन, बस तुमसे कुछ बात करनी है। जाने से पहले बस एक एक बार गार्डन में आ जाना। मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मनन ये बोलकर वहां से चला गया और कुसुम को अब बेचैनी होने लगी कि मनन को उससे क्या बात करनी है। कुसुम भी उसकी सारी बातों के मतलब समझती थी और जिस तरह से मनन उसको देखता था, वो भी इस बात को बखूबी नोटिस करती थी। क्योंकि कुछ ही तो वक्त हुआ उसे मनन को मिले, पर उसके बारे में उसकी सोच थोड़ी तो बदल गई थी। पर उसकी सोच क्या थी, ये अभी जानना बाकी था। आगे की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।